हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के एक नए टॉपिक के कुछ सवालों को देखेंगे। तो जो आज का बेसिकली टॉपिक है वो है आपका पॉल्यूशन। यानी आज हम लोग पॉल्यूशन से संबंधित जो सवाल आए हैं पीवाईक्यूज मतलब यूपीपीएससी में, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें मेनली हम लोग दो सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि इसका मतलब पॉल्यूशन क्या होता है, और इसके साथ साथ इसके टाइप्स को भी हम लोग देखेंगे। ओके। और उन्हीं सब टाइप में से एक हम लोग एयर पॉल्यूशन को देखेंगे। ओके। तो बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉल्यूशन की अगर हम लोग बात किया जाए, पॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो बेसिकली पॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले माइंड में यही सवाल आएगा कि पॉल्यूशन आखिर होता क्या है। ओके। तो पॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो पॉल्यूशन बेसिकली जो नेचर को गंदा या नुकसानदेह बना देने वाली चीज़ें होती हैं, उन्हीं को प्रदूषण कहते हैं। ओके। पॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि जो हमारे नेचर में चीज़ें हैं बहुत स्मूथली काम कर रही हैं, चल रही हैं, अगर उन्हीं में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जो कि उन्हीं पर्टिकुलर नेचर के चीज़ों को नुकसान दे या उनको गंदा करने का काम करने लगे, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदूषण। ओके। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रदूषण बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है या वह स्थिति है जब कोई हानिकारक पदार्थ या एनर्जी पर्यावरण में मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि हवा, पानी, मिट्टी ये सब दूषित हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जीवों को नुकसान भी होता है। तो ये सब क्या है? बेसिकली एक तरीके की पॉल्यूशन है। ओके। तो बेसिकली पॉल्यूशन का यही मतलब है कि जो भी हमारे नेचर को गंदा कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण। ओके। तो पॉल्यूशन की अगर हम लोग सब टाइप की बात किया जाए, यानी ये कितने तरीके के होते हैं, तो ये बहुत तरीके के होते हैं। उतना डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सिंपली हम इसके कुछ टाइप्स को आपको जरूर बताएंगे कि जो पॉल्यूशन है और उनका जो टाइप्स होता है, तो कुछ कॉमन टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कॉमन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ओके। तो कुछ कॉमन टाइप्स में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि आपका हो गया एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग व्हीकल, मोटर व्हीकल यूज करते हैं, उनमें जो पेट्रोल या डीजल भराते हैं, जब वो बर्न होते हैं तो कई तरीके की गैसेज जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होती हैं, उनको रिलीज करने का काम करती हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा एयर है हमारा इन्वायरमेंट में, वो पॉल्यूट हो जाता है। ओके। बेसिकली तो इसके कुछ एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, जैसे स्मोक हो गया जो कि कार से निकल रहे हैं, फैक्ट्री से चिमनियाँ हो गई जो उनसे धुआं निकलता है, या जो हम लोग अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो बर्निंग फ्यूल्स करते हैं बेसिकली उनसे होने वाली जो नुकसान है, वो एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे। ओके। सेकंड कैटेगरी की अगर, सेकंड सब टाइप की अगर हम लोग बात करें, तो आपका आप हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो सीवेज के द्वारा जो होता है वो भी आ जाएगा। केमिकल्स जो मतलब उस कंपनियों के द्वारा रिलीज होता है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। प्लास्टिक जो रिवर या ओशन में आप देखेंगे, वो भी एक तरीके का क्या है? वाटर पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट का काम करता है। ओके। थर्ड कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें या सब टाइप की बात करें, तो आप कह सकते हैं लैंड हो गया। इसके अलावा जो सॉयल, लैंड या सॉयल पॉल्यूशन। ओके। तो लैंड या सॉइल को जो पॉल्यूट करने वाले होंगे, उनमें अगर देखा जाए एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे गार्बेज होगा, कचरा जो हम लोग घरों से निकाल के फेंकते हैं, पेस्टिसाइड जो कि किसान लोग यूज करते हैं अपने क्रॉप को बचाने के लिए, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है उनमें ढेर सारे केमिकल आपको देखने को मिलेंगे, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो लैंड पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि वो बेसिकली हमारे इसी लैंड या इसी सॉइल में जाके उनको पॉल्यूट करने का काम करते हैं। ओके। इसके अलावा देखें तो आपका फोर्थ जो सब टाइप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो लाउड हो जाए तो भी आपको नॉइज बहुत इरिटेट करेगा। बेसिकली मशीन के द्वारा निकलती हुई आवाज़ें जो होती हैं वो भी एक नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और मतलब आप देखें तो जो आजकल शादियां हो रही हैं या मतलब जो भी कोई फंक्शन होता है उसमें देखिए तो डीजे उसे बहुत ही अलग लेवल पे जाके बजाते हैं, तो बेसिकली वो नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। ओके। एक लिमिट से ज़्यादा अगर डेसिबल में आप यूज करेंगे तो वो एक पॉल्यूशन की तरह काम करने लगता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और सब टाइप की, तो एक हो गया आपका लाइट पॉल्यूशन। जैसे कोई आर्टिफिशियल जो लाइट है उसको रात में बहुत ज़्यादा अगर आप उसे जलाएंगे तो वो भी एक क्या कहते हैं? पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके। अब सवाल ये उठता है कि वाई इट इज़ अ प्रॉब्लम, यानी जो पॉल्यूशन है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों है? सवाल ये उठता है कि वाई इट इज अ प्रॉब्लम।
तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो पॉल्यूशन है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं और उसके कुछ कॉजेज हैं। तो जैसा कि पहले पहले अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो जो हेल्थ इशू होते हैं हमारे हम लोगों में, ह्यूमन में, बेसिकली वो एक तरीके के पॉल्यूशन की वजह से ही होने वाले हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें हेल्थ इश्यू में, तो अस्थमा हो गया या वाटर बॉर्न डिजीज हो गया, ये सब क्या है, इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो पॉल्यूशन होता है वो जानवरों को या पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा देखें तो ये थर्ड, मतलब अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। यानी ये एक तरीके का पॉल्यूटेंट की तरह काम करने वाला जो पॉल्यूशन होते हैं, इनसे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ये इसमें भी आपको देखेंगे तो हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। तो कुछ वजहों की वजह से जो है कि पॉल्यूशन हमारे लिए एक प्रॉब्लम का काम करता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, बहुत डीप में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल इस टॉपिक से आते हैं वो बहुत ही सरफेस लेवल पे पूछते, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल पूछेगा। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। तो ये हो गया आपका कुछ पॉल्यूशन और इसके कुछ टाइप्स। ओके, उन्हीं में से एक सब टाइप है आपका एयर पॉल्यूशन। तो इससे संबंधित जो सवाल आए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले अब आज के लेक्चर का पहले सवाल पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि जो ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट है उसे कहा क्या जाता है, यानी ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन क्या दे रखा है, जीनोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ह्यूमाइलेंस एंड एंथ्रोपोजेनिक। अगर कोई भी चीज इंसानों के द्वारा किया जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी जो जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब एंथ्रोपोजेनिक की कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी चीज अगर जहां पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आ गया वो एंथ्रोपोजेनिक की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल सिर्फ आंसर नंबर डी जान लेने से तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो बाकी जो चारों ऑप्शन है उनको भी हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ाई में अलग मजा आएगा। ओके, तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है कि जीनोबायोटिक्स। ओके, मैं यहां पे लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जीनोबायोटिक्स। अब जीनो और बायोटिक्स यहां दो टर्म मिलके बने हैं। ओके, जीनो का मतलब होता है बेसिकली फॉरेन, फॉरेन या विदेशी या बाहरी। ओके, आप यहां पे बाहरी कह लीजिए। और बायोटिक्स का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लीजिए। ओके, बायोटिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जीनोबायोटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यह एक ऐसा केमिकल मटेरियल होता है, केमिकल पदार्थ होता है जो किसी जीव के शरीर में नेचुरली नहीं पाया जाता है, बल्कि वो बाहर से शरीर में प्रवेश करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, जीनोबायोटिक्स। यानी कहने का मतलब है कि शरीर के बाहरी या विदेशी रसायन आप कह लीजिए, या ऐसे ऐसे केमिकल्स जो किसी ह्यूमन के शरीर में नहीं पाए जाते, वो बाहर से इंसर्ट होते हैं। उन चीजों को क्या बोला जाता है, जीनोबायोटिक्स। अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें कि जीनोबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे मेडिसिन हो गया, मेडिसिन के अलावा मतलब जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के अलावा अगर हम लोग बात करें तो पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो जाएगा, जो कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा फूड जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो खाना भोज्य पदार्थों को बचाने का काम करते हैं, वो भी एक तरीके के क्या है, जीनोबायोटिक्स। इसके अलावा देखें तो कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, हैवी मेटल हो गया, ये सब क्या है, जीनोबायोटिक्स। ओके, तो उम्मीद करते हैं जीनोबायोटिक्स आपको समझ में आया होगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कह रहा है बेसिकली ये क्या होता है, एक तरीके की दवा होती है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली एक तरीके की दवा होती है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती हैं, उनके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, यानी ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल कर दे या उसके ग्रोथ को स्टॉप कर दे और उसके द्वारा किए गए इन्फेक्शन को मतलब रोकने का काम करे या उसमें यूज किया जाए, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एंटीबायोटिक्स। ओके, ह्यूमैलेंस की अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इस नाम से ऐसा कोई चीज नहीं होता। काफी अध्ययन के बाद मैं यहाँ पे समझ पाया हूँ कि ये ह्यूमैलेंस के नाम का कोई चीज नहीं होता है। ओके,
और बाकी ऑप्शन नंबर डी की बात मैंने कर ही लिया कि ये आपका करेक्ट आंसर है कि कोई भी एक्टिविटी मतलब जो ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटी की जा रही है वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, तो एंथ्रोपोजेनिक की कैटेगरी में। तो सवाल क्या पूछा है, ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट, तो ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट को क्या कहा जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सॉरी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, यानी यहाँ पे फिर से ह्यूमन एक्टिविटी की बात कर रहा है, यानी कोई इन्वायरमेंट अगर ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा मॉडिफाइड किया जा रहा है या हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट? नहीं, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट बिल्कुल यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी की बात कर रहा है ये सवाल। ओके, अर्बन इन्वायरमेंट ये अलग कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न इन्वायरमेंट ये दूसरी चीज है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, यानी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बेसिकली ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं या वे प्रदूषक होते हैं जो समय के साथ नेचर में सिंपल और हार्मलेस सब्सटेंसों में चेंज हो जाते हैं, और इनको चेंज करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, ये सब अपना काम करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रदूषक होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के द्वारा या उनके काम किए जाने के बाद वो चेंज होके सिंपलर या कम हार्मलेस कंडीशन में आ जाए। ओके, तो बेसिकली इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखने की बात करें कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपका हो जाएगा डोमेस्टिक वेस्ट, यानी जिसे हम लोग गार्बेज बोलते हैं, जो हम लोग के घर मतलब घरों से जो निकलने वाले कूड़े कचरे होते हैं वो सब होते हैं। इनमें क्या आएगा, तो बेसिकली इनमें आ जाएगा आपकी जैसे सब्जियां छिल के जो फेंक देते हैं ये सब हो गया, घर के जो खाने बचे हुए हैं वो सब हो जाएंगे। और इसके अलावा देखा जाए जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, तो जैसे यूरिन हो गया, ये भी आगे चल करके मतलब डिग्रेड हो जाता है और हार्मलेस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका फीकल मैटर हो गया, फीकल सही है, फीकल मैटर। फीकल मैटर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे सीवेज हो गया, सीवेज के अलावा बात करें तो जैसे कैटल डंग हो गया। एनिमल बोन्स की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय के बाद डिकम्पोज हो जाता है, एनिमल बोन्स। ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो हम लोग अब सवाल पे आते हैं थोड़ा सा कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, तो पहला ऑप्शन कह रहा है मरकरी। मरकरी एक तरीके का केमिकल है, ये विघटित नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काम से। ओके, तो ये तो नहीं होगा। सीवेज की बात करें तो सीवेज यहाँ पे है ऑप्शन में, तो सीवेज बेसिकली एक तरीके का क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ओके, और यहाँ प्लास्टिक की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये मतलब काफी लंबे समय तक मतलब ये इस इन्वायरमेंट में रह जाएगा, यानी डिग्रेड होने के चांसेस इसके लगभग ऑलमोस्ट नील होते हैं, बहुत कम होते हैं। ओके, एस्बेस्टस की अगर बात करें तो ये भी एक तरीके का बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। ओके, सवाल वही फिर से पूछ लिया है और इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे एलिमिनेट करने की स्थिति में पहुंच गए अगर हम लोग पिछले सवाल के ऑप्शन या एग्जांपल को समझ पाए होंगे तो। अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होता है, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि होता है। तो मैंने क्या बताया था, बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ऐसा पदार्थ जो जीवाणुओं या अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित हो जा सके। ओके, तो प्लास्टिक हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। पॉलिथीन की अगर बात करें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इतना आसानी से डिकम्पोज होने वाली चीज नहीं है। यही रीजन है कि पॉलिथीन को बैन करने की बात किया जाता है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा घातक है। ओके, तो पॉलिथीन भी आपका एक बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। मरकरी की बात करें तो अभी अभी हम लोग देखा मरकरी एक केमिकल है, बेसिकली ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या आपका रबर, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रबर एक बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है। इसके और कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसों के, तो जैसे फूड वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट, जस्ट अ मिनट, या फूड वेस्ट हो गया आपका। फूड वेस्ट की अगर बात करें तो जैसे आपका पेपर हो गया, पेपर कागज, पत्तियां हो गई, पत्तियों के अलावा अगर हम लोग बात करें तो वुड लकड़ी जो होता है वो हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन, जूट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया रबर हो गया।
तो बेसिकली जो नेचुरल चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल। मैंने जितना एग्जांपल यहाँ पे लिखा वो सब नेचर से हमें मिलती है। ओके, आर्टिफिशियली अगर हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो वो हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो नेचुरल चीजें होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी है, रबर। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल एटसेट्रा इज द बेसिक सोर्स ऑफ। अगर कोयला, पेट्रोल या डीजल को हम लोग जलाएंगे तो वो बेसिकली किस तरीके का सोर्स क्रिएट करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा? वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो एक कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाएं तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर इसे हम लोग जलाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि मल्टीपल गैसेस निकलेंगी, मल्टीपल गैसेस जो काफी हानिकारक होंगी। ओके, तो अगर गैस निकल रही है तो बेसिकली यानी धुआं में कई तरीके की मिश्रण होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या क्रिएट करेंगी? एक तरीके का एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। यानी जो कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, इन सबको अगर हम लोग जलाएं तो एयर पॉल्यूशन को ज्यादा, मतलब एयर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, अ पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक, यानी जो धुआं होता है उसमें एक पावरफुल आई इरिटेंट जो कि आंखों को काफी खुजलाहट पैदा करे, तो वो कौन सा होगा? तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखा है कि ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओके, जिसे हम लोग शॉर्टकट में इसे पैन भी बोलते हैं। बेसिकली पैन की अगर बात करें तो ये एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कैसे होते हैं या क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक तरीके का क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक आई मोस्ट पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज बेसिकली, तो यही आपका हो जाएगा पैन, यानी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बता दिया कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है और ये फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट होता है। यानी ये जो पॉल्यूटेंट होता है ये प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, और ये थर्मली अनस्टेबल होता है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये थर्मली अनस्टेबल होता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इट इज अ लैक्रीमेटरी सबस्टांस। बेसिकली यह एक लैक्रीमेटरी सबस्टांस होता है। कौन? पैन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट सबस्टांस। और इसका मतलब होता है, लैक्रीमेटरी सबस्टांस का मतलब होता है कि इट इरिटेट्स द लंग्स एंड आई। बेसिकली यह फेफड़े और आंखों में जलन पैदा करता है। कौन? लैक्रीमेटरी सबस्टांस। और इसका एग्जांपल की बात करें तो कौन सा है आपका? वो पैन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यह एक आई इरिटेंट का काम करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता क्या है, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वे पॉल्यूटेंट होते हैं बेसिकली जो डायरेक्ट किसी सोर्स से रिलीज नहीं होते। यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो कि डायरेक्ट कंपनी से या सोर्स से रिलीज हो रही है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। वो बेसिकली जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से जब एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होता है तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी के बारे में पूछा है तो पहले हम लोग सेकेंडरी समझ लेते हैं, फिर प्राइमरी को भी समझ लेते हैं। मैं पहले आपको प्राइमरी ही बता दे रहा हूँ, प्राइमरी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर हो पाए। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, अगर हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर में या आप कह लीजिए कि जो वे प्रदूषक होते हैं बेसिकली जो सीधे स्रोतों से यानी सोर्सेस से एनवायरनमेंट में छोड़े जाते हैं, यानी सीधे सोर्स से ये एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर हो गया, पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया या स्मोक हो गया, ये सब क्या है? एक तरीके के पार्टिकुलेट मैटर हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स
ओके, तो ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट कंपनी से निकलते हैं या जहां सोर्स होता है वहां से निकलते हैं और एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में। मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है, इसमें से एक एग्जांपल बड़ा ही फेमस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो इसलिए फेमस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर देखा जाए तो इन सभी में मेन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मेन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है ये। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर देखा जाए तो ये ऑर्डरलेस होता है या इसमें स्मेल नहीं पाई जाती, ऑर्डरलेस। इसके अलावा ये कलरलेस होता है, कलरलेस एक तरीके की गैस है। और ये बनती कैसे है, तो जब जो भी मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल्स का, यानी जो मतलब मोटर व्हीकल में गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में जो मतलब पेट्रोल या डीजल यूज किया जाता है, जो भी फ्यूल यूज किया जाता है, वो जब प्रॉपर तरीके से कंबशन या जलता नहीं है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करता है। तो बेसिकली ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, एक तरीके का ये मेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि सोर्स से निकल के सीधे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, लेकिन अगर सोर्स से निकले वो एनवायरनमेंट में गए और वापस जब वहां पे रिएक्शन हुआ तो जिस तरीके का पॉल्यूटेंट बनेगा वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, बहुत ही मेन पॉइंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो ये आसान भी है। ओके, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपका ओजोन हो गया, O3। ओजोन के अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्मोक हो गया, स्मोक एक तरीके का है। पैन हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि लैक्रिमेटरी ये सब्सटेंस है, यानी ये इसके मतलब इन्वायरमेंट में आने के बाद आंखों में जलन सी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 की बात कर लो अगर, तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब एक तरीके के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। अब हम लोग थोड़े सवाल पे देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यानी इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। पैन है, बिल्कुल है, पैन है। स्मॉग है, बिल्कुल है। ओजोन है, बिल्कुल है। तो कौन सा है, नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में। यह एक तरीके का प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सॉरी, अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कॉन्टेन। ओके, यानी सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग आखिर होता क्या है, फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग, यहाँ पे दिख रहा है ना कि फोटो फिर केमिकल फिर स्मॉग, यानी स्मॉग जो होता है बेसिकली ये स्मोक प्लस फॉग से मिलके बनता है, यानी स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ओके, ये क्या है आपका स्मॉग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फोटो फिर केमिकल, यानी लाइट के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन होगा तो वो स्मॉग जो बन रहा है वो हमेशा क्या कंटेंट करता है, सवाल यही पूछ रहा है। ओके, तो सूरज की रोशनी से जो बनने वाला धुआं होता है बेसिकली उसको ही हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। और इसके अगर मेन कंपोनेंट की बात किया जाए कि फोटोकेमिकल स्मॉग में होता क्या है, तो इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे ओजोन हो गया, पैन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो ये ओजोन हो गया, पैन हो गया, एल्डिहाइड, ये सब क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग में मेन कंपोनेंट है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सवाल यही पूछा है कि इसका जो हमेशा इसमें क्या होता है, तो ओजोन हो गया, एल्यूमिनियम आयन हो गया, फास्फोरस हो गया, मीथेन हो गया। तो फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे दे रखा है क्योंकि वो मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन। ओके, मीथेन जो है फोटोकेमिकल स्मॉग में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्मॉग इज इसेंशियली कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, यानी जो स्मॉग है वो इन चारों ऑप्शन में से किन की वजह से जो है कि उनके प्रेजेंस की वजह से बनता है। तो स्मॉग होता क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये स्मोक यानी धुआं प्लस फॉग इनका मिश्रण होता है।
ओके, तो इनमें क्या पाया जाता है बेसिकली, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन तो नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन चला गया। यहाँ पे ओजोन एंड नाइट्रोजन नहीं होता है, तो ये चला गया। यहाँ पे फिर ऑक्सीजन दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी जो स्मॉग होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस किसकी वजह से होता है, तो जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से स्मॉग बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो द गैस विच पॉल्यूट्स द एटमॉस्फियर, ओके, यानी वो कौन सी गैस है जो कि एटमॉस्फियर को पॉल्यूट करेगी। तो एक एक करके देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन के दौरान, तो नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है बिल्कुल 0.03% इसकी मात्रा हमेशा प्रेजेंट रहती है। नाइट्रोजन होता है बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। तो ये जो बी, सी एंड डी है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में या नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही रहता है। लेकिन ये पूछा क्या है कि द गैस विच पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जब ये प्रेजेंट रहता है तो पॉल्यूट करने के लिए एक नया गैस आ गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से रिलीज होता है। तो बेसिकली जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये काफी हानिकारक होता है। ये हमारे ब्लड में जाके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होते हैं उसको रिप्लेस कर देता है, जिस वजह से हमारी ब्लड बहुत ही टॉक्सिसिटी हो जाती है, और अल्टीमेटली इसका प्रॉपर तरीके से अगर क्योर नहीं किया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एयर पॉल्यूटेंट कैन अफेक्ट ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वो कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो कि ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करता है, जिससे इंसान की मौत हो सकती है। तो एस्बेस्टस डस्ट होता है, नहीं, इससे लंग्स कैंसर होता है। कैडमियम की बात करें तो नहीं होगा, इससे टाइफाइड डिजीज होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये एक तरीके का पॉल्यूटेंट है, ये नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें बिल्कुल यही होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है हमारे शरीर में, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है और हमारे ब्लड को टॉक्सिक बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ढेर सारा हमारे बॉडी में पहुंच गया तो ये इंसान की डेथ भी करने के लेवल पे आ जाता है। ओके, तो इस अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर वैसे हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट गैस एंड रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी वो कौन सा एयर पॉल्यूटेंट गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्न करने के बाद रिलीज होती है। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ओके, तो अगर इसके करेक्ट आंसर की तरफ हम लोग देखें तो फॉसिल फ्यूल को जब भी बर्न करते हैं तो उससे एक गैस नहीं मल्टीपल गैस निकलती हैं। लेकिन उसमें हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सब क्या है ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, इसके बर्न करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बर्न करने के बाद जो एयर पॉल्यूटेंट जनरेट होता है वो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फ्लाई ऐश इज अ पॉल्यूटेंट काज्ड बाई, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश होता क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्लाई ऐश आखिर होता क्या है। ओके, फ्लाई ऐश की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली जब हम कोयले को जलाते हैं ना उसके दौरान जो पॉल्यूशन होता है बेसिकली उसी को फ्लाई ऐश बोला जाता है। यानी मेनली इसको थर्मल पावर प्लांट में जो कि बिजलियां पैदा करने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें अगर कोयले का बहुत अत्यधिक यूज किया जाएगा तो उस दौरान जो पॉल्यूशन होता है वो बेसिकली फ्लाई ऐश पॉल्यूशन का काम करता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखें तो फ्लाई ऐश इज अ पॉल्यूटेंट काज्ड बाई, तो मैंने आपको बताया कि कोयले को जलाने से बनता है, तो बर्निंग ऑफ कोल बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्निंग ऑफ चारकोल कह रहा है, ये तो नहीं होगा। बर्निंग ऑफ डीजल कैरोसिन ये भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ CNG ये भी नहीं होगा। ओके, तो आपका बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है, फ्लाई ऐश पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। यानी फ्लाई ऐश जो बनता है वो बर्निंग ऑफ कोल की वजह से होता है। और ये मेनली बनता क्या है, तो आप ये समझिए कि ये बनने वाली जगह होगी आपकी मेजॉरिटी में थर्मल पावर प्लांट। ये ऐसा प्लांट होता है जहां से बिजली उत्पन्न की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जो भी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पे ऑलमोस्ट लगभग 60% के आसपास इसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। ये कोई फिक्स मैं डेटा आपको नहीं बताया हूं, लेकिन रफली मैं बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट 60% जो बिजलियां अपने देश में पैदा हो रही हैं उसमें कोयले का उपयोग किया जा रहा है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर देखें कि इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है,
तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका पहला दे रखा है ऑप्शन पफ बॉल्स, दूसरा दे रखा है एलगी, तीसरा दे रखा है लाइकेन, चौथा दे रखा है मॉस। ये कई बार सवाल पूछ रखा है, इसलिए यहाँ पे सॉल्व करना इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, यानी हमें ये बताता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है उसे। ओके, तो इसमें बेसिकली आप अगर देखेंगे तो जो लाइकेन है, लाइकेन एक तरीके का एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर का काम करता है। यानी लाइकेन इज, पहले मैं लाइकेन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लाइकेन आखिर होता क्या है। तो लाइकेन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो लाइकेन आर बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किन किन के बीच में, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जब दो इंसान या कोई दो चीज आपस में जुड़े एक दूसरे से, मतलब दोस्ती करें, लेकिन दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड हो। कहने का मतलब है कि जहां दो लोग जुड़े वो एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं, एक दूसरे को फायदा ही पहुंचाएं, यानी दोनों को जुड़ने से एक दूसरे को दोनों को फायदा हो। तो जैसे अगर इस लाइकेन वाले केस में देखा जाए, जो कि एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है, यानी इनके सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से बनता है, तो यहाँ पे इन दोनों का काम क्या है। तो बेसिकली जो अगर एल्गी की बात किया जाए, तो एल्गी एक तरीके का ऑटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। आप यूँ कह लीजिए कि ये एक तरीके का ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब वो होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करे और अपना भोजन खुद बनाए। ओके, तो एल्गी का काम क्या है कि ये अपना भोजन खुद बनाता है और इसकी वजह से ये फंजाई को भोजन सप्लाई करता है, यानी ये फंजाई के लिए एक तरीके से आप कह लीजिए कि भोजन को बनाता है। लेकिन वहीं पे अगर जो फंजाई है, फंजाई की अगर बात किया जाए, तो फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी इसके लिए रहने की जगह देता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, और ये सब इसको प्रोवाइड करता है एल्गी को। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो एल्गी है वो खाना देता है फंजाई को, लेकिन फंजाई जो है वो एल्गी को शेल्टर यानी रहने के लिए जगह देता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करता है, साथ साथ जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो एल्गी तक पहुंचाता है। ओके, तो यही बेसिकली इसका रिलेशन की बात हो रही है। और अगर लाइकेन को देखा जाए तो ये एक तरीके का बहुत ही बेहतरीन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, एक एक करके देखते हैं। जिंक एक मिनरल है, कॉपर एक मिनरल है, निकल एक मिनरल है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली एक तरीके की गैस है, यानी एक एयर पॉल्यूटेंट गैस है, और ये वाटर पॉल्यूशन में नहीं करेगा क्योंकि ये एक तरीके का एयर पॉल्यूशन वाला है। ओके, एयर पॉल्यूटेंट है ये। ओके, इसका मतलब वेट जो होगा बहुत कम होता है, इस वजह से ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है क्योंकि हल्का होता है। बाकी तीनों जो है मिनरल है वो वाटर पॉल्यूटेंट की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पूछा कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट की तरह काम नहीं करेगा, तो वो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक एयर पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। ये दोस्तों 2009 का सवाल है और ये उस दौरान करंट में रहा होगा बेसिकली, तो उस दौरान के सवाल को पूछ लिया है। तो इसको शामिल करने का बेसिकली एक ही रीजन है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि सवाल आखिर करंट से कैसे आते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर उस दौरान अगर देखा जाए तो अंकलेश्वर था, जो कि गुजरात में है। लेकिन आज के सिनेरियो में ये नहीं है क्योंकि ये डेटा हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि जो इसको पब्लिश करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज होती हैं वो सब इन सब के डेटा को हर साल रिलीज करने का काम करती हैं। ओके, तो जब करंट वाला ऑप्शन आएगा तो मैं वहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सिंपली आप इतना समझिए कि ये किस तरीके के सवाल आते हैं, बेसिक आइडिया आपको लगता चले। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाई ग्रीन पीस इंडिया इन जनवरी 2020 अमॉन्ग्स 287 इंडियन सिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। सवाल फिर से ये 2019 के बीईओ का है और ये करंट से संबंधित है। ओके, तो इस समय उस समय इसका करेक्ट आंसर झरिया था, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ये सवाल उतना रेलिवेंट नहीं है। ओके,
बस एक आप आइडिया लेते चलिए कि करंट के सवाल कैसे आते हैं जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए इन्वायरमेंट में तो आपका जो एयर पॉल्यूशन वाला होता है ना, वो रिपोर्ट जितने होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर क्लीनिंग अ पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर क्लीनिंग अ पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। ओके, यानी जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है उनको क्लीन करने के लिए इन चारों में से किसको जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, दूसरा दे रखा है रेन, तीसरा दे रखा है नाइट्रोजन, चौथा दे रखा है आपका एयर। अगर इन सब में देखा जाए तो ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, एयर भी एक मिक्सचर ऑफ गैस है। लेकिन जो रेन है वो क्या काम करता है कि इन्वायरमेंट के काम करने, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का, साफ करने का काम करता है। कैसे? तो ये बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में चिपक के ग्राउंड पे आ जाते हैं, और जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको ये ज्यादा आसानी से मतलब क्लीन कर सकता है कंपेयर टू स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, तो बेसिकली इसमें रेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट को क्लीन करने का काम करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, ड्यूरिंग विंटर यानी सर्दियों या ठंडियों के समय एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली रीचेस टू द मैक्सिमम लेवल। ये बात सही है कि नहीं है सरसन? तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, क्यों? क्योंकि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो ठंडी के समय में बहुत ज्यादा AQI चला जाता है, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है कि कंबशन प्रोसेस इन मोटर व्हीकल इंक्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, यानी सर्दियों के समय जो मोटर व्हीकल के कंबशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, नहीं ये घट जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाते हैं ना कि इंक्रीज होते हैं। ओके, अगर ये डिक्रीज दिया होता तो ये आपका सही होता, वैसे ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगर सही है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। ओके, तो बेसिकली जो ये रीजन है, इसका रीजन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये फैक्चुअल है। ओके, तो इसके करेक्ट आंसर आप हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि सिगरेट स्मोक कॉन्टेंट्स, यानी जो इंसान सिगरेट पीता है बेसिकली जो उससे धुआं निकलता है उसमें क्या होता है। ओके, तो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई ऑक्सीसीन, या कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन एंड डाईऑक्सिन एंड बेंजीन। ओके, तो अगर सिगरेट स्मोक की बात किया जाए बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कई तरीके के कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं वो अपने पास रखता है या कॉन्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आप कह लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आर्सेनिक हो गया, इसके अलावा देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर देखें तो इसमें बेंजीन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत ही कम मात्रा में लेकिन निकोटीन की भी मात्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो इतनी चीजें होती है जो कि सिगरेट स्मोक में पाई जाती हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि करके ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन ये जो नाम लिखा है ये तो नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन बिल्कुल होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है। तो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या कहते हैं कि आंसर को देखने की जरूरत है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बेंजीन होता है, बिल्कुल यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे बेंजीन है, तो ये होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है अगर इसके कंपेयर में ऑप्शन सी को देखें तो ये मोस्ट एक्यूरेट बन रहा है, क्योंकि हमें एग्जाम में वो ऑप्शन को चूज करना है जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट या सबसे ज्यादा आपको बेस्ट सुटेबल हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल चेक टू डिवाइस टू चेक एयर पॉल्यूशन। ओके, इन चारों जो डिवाइसेस हैं इनमें से कौन सा वो नहीं है जो कि एयर पॉल्यूशन को चेक करता होगा। ओके, तो बैग फिल्टर की अगर हम लोग बात करें तो बैग फिल्टर जो है वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करता है अगर उसकी जो साइज अगर देखी जाए तो लेस देन 50 माइक्रोन मीटर हो। ओके, अगर 50 माइक्रोन मीटर से छोटा अगर साइज है तो बैग फिल्टर उसको फिल्टर कर लेता है। साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर यानी बी एंड सी अगर इनकी बात किया जाए तो ये फिल्टर करते हैं जब पार्टिकल की साइज मोर देन 50 माइक्रोन मीटर हो। यानी यहाँ पे तीन ऑप्शन को मैंने आपको बताया कि जो बैग फिल्टर होता है वो जब उस पॉल्यूटेंट पार्टिकल को साफ करने का या फिल्टर करने का काम करता है जब उसकी साइज ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर माइक्रोन मीटर से कम हो। और साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर जो होता है
वो साफ करता है जब पॉल्यूटेंट पार्टिकल की साइज 50 माइक्रोन से ज़्यादा हो। और जो साइक्लोन डिवाइडर होता है, साइक्लोन डिवाइडर की अगर बात किया जाए तो बेसिकली ये एयर पॉल्यूटेंट को चेक करने का काम नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोन डिवाइडर। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर। ओके, यानी जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका अगर देखा जाए तो इसको लॉन्च करने का काम किया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, इसको किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और कब किया था? तो ये जनवरी 2019 में किया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2019 के जनवरी में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, और इस प्रोग्राम का अगर एम की बात किया जाए तो इस प्रोग्राम का जो एम था वो बेसिकली था कि एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है पूरे देश में उसको टैकल किया जाए एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। ओके, और जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको 2024 तक लगभग 20 से 30% कम कर दिया जाए कंपेयर टू जो बेस ईयर है। बेस ईयर किसको माना गया था? 2017 को। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 2017 का जो पार्टिकुलेट मैटर का ईयर था उसके कंपेयर में कम से कम 20 से 30% जो पार्टिकुलेट मैटर है उनकी कमी कर दी जाए। कब तक? 2024 तक। ओके, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और इसका करेक्ट आंसर आपका जनवरी 2019 हो गया। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ। ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल है और इसको आप लोग कहीं एक कॉपी में लिख लीजिएगा। रिंगलमैन जो स्केल होता है इसका मतलब होता है कि धुएं के उत्सर्जन की जो मतलब आप कह लीजिए अपारदर्शिता होती है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है या उसका जो छाया का वर्गीकरण होता है जिससे धुएं की प्रकाश अवरोधक क्षमता जो होती है उसके निर्धारण किया जा सके। तो बेसिकली रिंगलमैन स्केल का मतलब यही होता है कि ये धुएं से संबंधित है। ओके, तो धुएं का क्या ये यानी स्मोक का क्या मेजर करता है? तो डेंसिटी मेजर करने का काम करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट मेजर या यूज्ड टू, रिंगलमैन स्केल यूज्ड टू measure density of smoke। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको कोई फीडबैक देना है कि मतलब सर क्या मॉडिफाई करना है तो बिल्कुल आप कमेंट में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज के लेक्चर में लगभग ऑलमोस्ट हम लोगों ने 23 सवाल किए हैं और ये इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो अक्सर यूपी पीसीएस में या आरओ के एग्जाम में, पीईओ के एग्जाम में ये इन्वायरमेंट से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। लगभग अराउंड 10 से 12 सवाल हर साल देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में प्रीलिम्स के। ओके, तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वहाँ पे आपको अगर जीएस का सेक्शन आ रहा है तो उनमें ये हेल्पफुल होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा और आप सब लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।